उसके बाद हम बताएंगे आपको कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ किसे कहते हैं? कोलार्स लॉ क्या कहता है भाई कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या होती हैं कि जितने भी आयन बनते हैं उन आयन के जोड़ के बराबर होती है। ठीक है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन के अंदर 500 आयन बने, उन जिसमें 300 कैटायन थे, 200 एनायन थे, तो कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगी, उसकी टोटल कंडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने ले ली, क्या होती है वही, इज द सम ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस, जितने कैटायंस होंगे वो और एनायन होंगे वो, एंड एनायंस, और इन एनायन की संख्या को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ ions present in one of formula unit, number of ions present in formula unit, या कह सकते हो आप सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम ऐसे लिख देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन लगभग जीरो हो गया, कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो गई, डाइल्यूट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या भाई, कैटायन, मान लीजिए कंपोनेंट ए है, ये कैटायन है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और कैटायन की संख्या क्या है भाई, उसको मान लिया हमने x और इसको मान लिया y। तो जितने भी ए कैटायन बढ़ेंगे वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे, मान लीजिए x का वैल्यू 50 है तो 50 कैटायन हो गए, y की वैल्यू 50 है तो 50 एनायन हो गए। तो जितने कैटायन और एनायन इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे वही इसकी मोलर कंडक्टिविटी है। समझ में आया कि नहीं? ये ला ये कहता है कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितनी कैटायन और एनायन की संख्या है वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अब है इसकी एप्लीकेशन कि कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है भाई। एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ, कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। पहले तो इसकी एप्लीकेशन यही है भाई कि मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं इसकी, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी
जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले एप्लीकेशन तो इसकी यही है भाई कि हम इसका जो यूज़ है ना वो करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमारे पास इस सॉल्यूशन में हमने डाला हुआ है CH3COOH CH3। इसमें दो चीज़ें डाली हुई है क्या भाई, एक तो डाला हुआ है CH3COONA और दूसरा डाला हुआ है HCl। और हम ये कहते हैं ये दो चीज़ें मिलाई हुई हैं CH3COONA और HCl। अब ये दोनों टूट फूट करके जुड़कर बनाती है CH3COOH प्लस NaCl। CH3COONA प्लस HCl ये मिल करके इसमें क्या बनाती है, CH3COOH बनाती है। तो अब ये कहता है कि ये जो CH3COOH है ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। ठीक है, तो भाई इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी इनको जोड़ करके और NaCl की घटा दो, इसकी और इसकी जोड़ दो और NaCl की घटा दो, इसकी आ जाएगी। तो क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू क्या भाई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl। यही करेंगे ना, मोलर कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन की आ जाएगी फिर इसमें। तो इसमें कैटायन तो क्या है CH3 हाइड्रोजन आयन और एनायन क्या है CH3COO। तो इस तरह से इनके मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं हम। भाई हमारे पास ये है CH3COONA और HCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट या आयनों में टूटेंगे, लेकिन ये कहता है मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हमने CH3COOH की। तो CH3COONA यहाँ से तो Na निकल गया और यहाँ से क्या निकलेगा CH3COOH हो गया ना। तो इन दोनों को जोड़ करके NaCl की घटा दो, आ जाएगी कि नहीं। तो इस तरह से निकालते हैं इसकी। दूसरी एप्लीकेशन क्या है भाई इसकी सहायता से हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ क्या भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो ये कितने डिग्री टूटा, जो कैटायन और जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो आयनों में टूटते हैं। अब ये कितने परसेंट टूटा, कितने डिग्री टूटा, इसको निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, कोलार्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, याद करना है आपने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको अल्फा से लिखते हैं हम। किससे लिखते हैं, अल्फा से। ये क्या होगा भाई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको डिवाइड कर देते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट एनी कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर हम जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कर लेते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। जब बहुत ज़्यादा पानी चल जाता है, कंसंट्रेशन 0 हो जाता है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। इन दोनों का रेशो निकाल दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। ठीक है ना भाई। ये हमने इसमें पहले आधा लीटर पानी था, उसमें कम आयन बने थे, अब हमने 1 लीटर कर दिया, फिर 1.5 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 5 लीटर पानी कर दिया। तो जितना पानी ज़्यादा डालेंगे उतने इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा बनेंगे,
उतने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उतने ज़्यादा टूट रहे हैं तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी कि शुरू में मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी और लास्ट में कितनी है, उसका रेशियो निकाल दो। ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन, it is used to calculate calculation of degree of एसोसिएशन। क्या भाई? डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको निकालने में भी इसका यूज़ करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन सी हम निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखते हैं के से, ये लिखते हैं हम सी एल्फा स्क्वेयर। ये फॉर्मूला याद करना है आपने, 1 माइनस एल्फा। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। एल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो पीछे निकाला था। एल्फा की वैल्यू निकाल लो, के सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह से डिग्री ऑफ कांस्टेंट निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो पहले ही टूट चुके होते हैं, उनके टूटने की दर क्या निकालनी है हमने, तो इस तरह निकालते हैं। अगला है भाई कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट। चौथा यूज इसका है, इट इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है टू कैलकुलेशन ऑफ solubility of a sparingly soluble salt। स्पेरिंगली सोल्यूबल क्या होते हैं? जो कम घुलते हैं। ऐसे साल्ट जो अच्छी तरह से नहीं डिजोल्व होते, धीरे धीरे घुलते हैं, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए एक प्रकार से, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। कि भाई वो उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है, ये निकालने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूज़ करते हैं। तो इसमें लिए हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो क्या होता है इसमें, K इंटू 1000 अपॉन सोल्युबिलिटी। और हमने क्या निकालना है? सोल्युबिलिटी निकालना है। तो सोल्युबिलिटी निकालने के लिए क्या आ जाएगा भाई? K इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। तो उसके बाद है आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए भी इसका यूज़ होता है। नंबर 5, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसमें हम क्या निकालते हैं? जैसे वाटर है H2O, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ कंडक्टेंस है भाई, तो इसका कंडक्टेंस निकालते हैं हम। तो वो क्या हो जाएगा इसमें? कैटायन प्लस क्या भाई? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। तो इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं हम। तो डिसोसिएशन इसका कांस्टेंट जो प्रोडक्ट है वो KW, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन आयन और क्या भाई? OH आयन कंसंट्रेशन जो है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको कराया कोलार्स लॉ, और इसके बाद 2-3 टॉपिक और बचेंगे भाई, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।